नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद दिलचस्प सीरीज मानवत मर्डर्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप जरूर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करना ना भूलें। चलिए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 में हमें एक उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी का परिचय मिलता है, जो अपने जूनियर्स को यह सिखा रहा है कि किसी भी हत्या की गुत्थी को कैसे सुलझाया जा सकता है। वह बताते हैं कि हत्या की घटनाओं के समाधान के लिए विभिन्न पैटर्न्स होते हैं, इसलिए हमें हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह भी पता चलता है कि यही अधिकारी रमन राघव जैसे खूंखार सीरियल किलर को पकड़ने में सफल रहे हैं। यही वजह है कि आज उनका नाम इतना प्रसिद्ध है और लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि वे क्रिमिनल साइकोलॉजी में भी माहिर हैं। इसके बाद हम एक महिला को खेत में काम करते हुए देखते हैं। जैसे ही वह मुड़ती है, कोई उसे जान से मार डालता है। यह जानकर हमें चौंकाने वाली खबर मिलती है कि वह इस गांव की 7वीं शिकार है, यानी इससे पहले यहाँ 6 हत्याएं हो चुकी हैं। जब गांव के लोग रात में उस महिला को खोजने निकलते हैं, तो खेत में उसकी लाश देखकर सबकी चीखें निकल जाती हैं। इसी दौरान हम उस प्रमुख अधिकारी रमाकांत को एक बड़े नेता के साथ देखते हैं, जो उन्हें बुलाने आया था। नेता रमाकांत से कहता है कि मानवत गांव में उन्होंने सीआईडी तक भेजी है, लेकिन अब तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। अब तक 7 हत्याएं हो चुकी हैं, इसलिए आपको इस मामले को सुलझाने के लिए जाना होगा, वरना हमारी काफ़ी बदनामी होगी। इसके बाद रमाकांत इस मुश्किल केस को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर लौटकर वह अपनी फैमिली को बताते हैं कि उन्हें अगले ही दिन मानवत गांव के लिए रवाना होना होगा, क्योंकि यह एक अर्जेंट मामला है। फिर वह अपने पत्नी और बेटियों से मिलकर विदा लेते हुए निकल पड़ते हैं। जब रमाकांत और उनका साथी ट्रेन से मानवत गांव की ओर जा रहे होते हैं, तो रमाकांत का साथी उनसे पूछता है, सर, इस केस के बारे में आपको अब तक क्या क्या पता चला है? कुछ तो बताइए। इस पर रमाकांत गंभीर स्वर में बताते हैं कि अब तक 4 नाबालिग लड़कियां और 3 महिलाओं की फरसे से हत्या की जा चुकी है। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उनके शरीर के निजी हिस्सों को गंभीर रूप से घायल किया गया है, जिससे ऐसा लगता है जैसे वहां से खून निकाला गया हो। यह केस बेहद डरावना और खतरनाक है, और हो सकता है कि इसमें काला जादू या टोना टोटका भी शामिल हो। यह सुनकर रमाकांत का साथी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। जब ये दोनों मानवत गांव पहुंचते हैं, तो वहां दामोदर नाम का एक स्थानीय पुलिस वाला उनका स्वागत करता है। उसकी बातों से यह भी साफ हो जाता है कि रमाकांत का नाम यहाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह कहानी 1980 के दौर की है, जब मोबाइल फ़ोन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए उस समय परिस्थितियाँ आपसे बिल्कुल अलग थीं। इसके बाद जब रमाकांत और टीम गांव के अंदर जाने लगते हैं, तभी एक आदमी आकर रमाकांत से कहता है, साहब, आप केस सुलझाने तो आ गए हैं, लेकिन अपनी जान का भी ख्याल रखना। यह बात रमाकांत को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह इसे अनदेखा कर देते हैं। रास्ते में चलते हुए दामोदर बताता है कि इस गांव में मर्डर के बाद लोग पुलिस को जरा भी अहमियत नहीं देते। उन्हें लगता है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए यह केस सुलझाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तभी रमाकांत पूछते हैं, इस केस के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनका क्या हुआ? इस पर एक पुलिस वाला जवाब देता है, हाँ सर, वे थे उत्तम राव और रुक्मणी बाई। फिर वह विस्तार से बताता है कि उत्तम राव गरीबी में पला बड़ा था और बाद में राजनीति में आकर काफ़ी पैसे कमा लिए थे। उसकी पहली पत्नी से उसका एक बेटा भी है, जिसका नाम जयंत है, लेकिन वो अब उत्तम राव के साथ नहीं रहता। इसके बाद ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में उत्तम राव ने रुक्मणी के साथ मिलकर देसी शराब का धंधा शुरू किया था। रुक्मणी का अपने समाज में बड़ा दबदबा था, इसलिए धंधा अच्छा चलने लगा और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली और अब साथ रहते हैं। इसके बाद हम उत्तम राव को देखते हैं, जो रुक्मणी के पेट पर मालिश कर रहा होता है। तभी एक वकील वहां आता है और ये दोनों उससे मिलने बाहर आते हैं। इस बीच रमाकांत सीधे थाने पहुंचते हैं और पूछते हैं, उत्तम राव और रुक्मणी को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था? इस पर एक पुलिसकर्मी बताता है
गांव भर में यह चर्चा है कि उनके घर में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे खजाना छिपा हुआ है। हर बार जब कोई हत्या होती थी तो लोगों को उनके घर से कुछ अनुष्ठान करने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। इसलिए गांव वालों को लगा कि ये दोनों ही हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें गिरफ्तार करने के बाद छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई भी गवाही देने के लिए आगे नहीं आया। उत्तम राव एक अमीर आदमी है, इसलिए लोग उससे डरते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब वो दोनों लॉकअप में थे तब भी 3 हत्याएं हुई, इसलिए बिना ठोस सबूतों के उन्हें छोड़ना पड़ा। हालांकि हमने हार नहीं मानी और उन्हें मानवत गांव से दूर हाउस अरेस्ट करवा दिया ताकि वो यहाँ आकर किसी तरह का दखल न कर सके। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही रुक्मणी और उत्तम राव बाहर वकील से मिलने आते हैं, रुक्मणी अचानक गुस्से में वकील पर भड़क उठती है। उत्तम राव गुस्से में वकील से कहता है, हम लोग मानवत कब जाएंगे, जो करना है जल्दी करो। इस पर वकील उसे शांत करने की कोशिश करता है, पिटीशन डाल दी है, जल्दी कुछ हो जाएगा। वैसे तुम्हारा दारू का धंधा तो रुक्मणी की बहन सांद्र बड़े अच्छे से संभाल रही है, तो इतनी जल्दी क्यों है वहां जाने की। उत्तम राव गंभीर होकर जवाब देता है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, मुझे किसी भी हाल में मानवत जाना है। दरअसल उन्होंने अखबार में पढ़ लिया था कि रमाकांत नाम का एक बड़ा और अनुभवी ऑफिसर इस केस को सुलझाने के लिए आ चुका है। इधर रमाकांत और उनका साथी खाना खाते हैं। रमाकांत साथी से कहता है, कल सुबह हम थाने में मिलेंगे और केस पर काम शुरू करेंगे। अगली सुबह होते ही रमाकांत अपने कमरे में कपड़े सेट करता है और थाने के लिए निकल जाता है। जाते समय वह घर संभालने वाले आदमी से कहता है, मेरे कमरे में ताला लगा देना। जैसे ही रमाकांत वहां से निकलता है, एक आदमी को दिखाया जाता है जो कुछ अजीब सा कपड़ा पहने हुए रमाकांत के पीजी की ओर बढ़ता है। इधर रास्ते में रमाकांत पुलिस वालों से पूछता है, ये उत्तम राव देसी शराब बेचता कैसे है। दामोदर जवाब देता है, उसका नेटवर्क बहुत मजबूत है, कोई उसे पकड़ नहीं पाता। रमाकांत जब थाने पहुंचता है तो वहां के ऑफिसर उसका बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, लेकिन रमाकांत को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह गुस्से में कहता है, यहाँ हत्याएं हो रही हैं और तुम लोग इन सब औपचारिकताओं में फंसे हो। अब फौरन इस केस की फाइल लाओ और जांच शुरू करो। इसके बाद सभी लोग वहां जाते हैं जहां पहला मर्डर हुआ था। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां एक 8 साल की मासूम बच्ची अपने काम में लगी होती है। अचानक कोई आकर उस पर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। हमें यह भी पता चलता है कि वह 8 साल की बच्ची ही इस केस की पहली विक्टिम थी। अब वर्तमान में केस की फाइल पढ़ते हुए रमाकांत इस नतीजे पर पहुंचता है कि जब वह बच्ची अपना काम कर रही थी तब ही उसे मारा गया था। हत्यारे ने 2 दिन तक उसकी बॉडी को वहीं रखा और फिर उसे इस एरिया में लाकर फेंक दिया। इस पर रमाकांत का साथी वकड़ करता है, यह गांव बहुत छोटा है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आता तो गांव वाले उसे पहचान लेते, यानी हत्यारा यहीं का है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के चेहरे पर इतने घाव थे कि पहचानना मुश्किल हो गया था। तभी रमाकांत की नज़र एक बड़े पत्थर पर जाती है। पंजय, जो गांव की परंपराओं को जानता है, बताता है यह पत्थर एक देवता का प्रतीक है जिसे यहाँ के लोग मानते हैं, पर उसकी पूजा नहीं करते। कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब निजामों ने इस गांव पर हमला किया था तो अमीर लोगों ने अपना खजाना इन पत्थरों के नीचे छिपा दिया था। उन्होंने इन्हें पहचान के लिए लगाया था ताकि लोग इसे मंदिर समझें। रमाकांत फिर पूछता है, गांव में काला जादू या टोना टोटका करने के लिए कौन बदनाम है। इस पर दामोदर तुरंत जवाब देता है, काचू पाकू, वह इस काम के लिए जाना जाता है। हमने उससे पूछताछ के लिए भी गिरफ्तार किया था, पर उससे कुछ खास पता नहीं चला। इस पर रमाकांत गंभीरता से कहता है, उसे कल थाने लाओ, मैं खुद उससे बात करूंगा। इसी बीच रात को एक छोटी बच्ची को उसके घर के पास आते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक एक आदमी आता है और उस बच्ची को उठा लेता है। बच्ची चिल्लाती है और उसकी आवाज़ सुनकर पूरे गांव के लोग उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। इसी समय रमाकांत को भी तुरंत सूचना दी जाती है कि एक आदमी ने बच्ची पर हमला किया है। रमाकांत बिना समय गंवाए वहां के लिए रवाना हो जाता है। इधर गांव वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया था और वो उसे जिंदा जलाने ही वाले थे। यहीं पर एपिसोड 1 का अंत हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही भीड़ का एक आदमी उससे आग के हवाले करने ही वाला होता है, रमाकांत वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। वह तुरंत उस आदमी को थाने ले आता है। भीड़ के बीच हम एक औरत को ध्यान से यह सब देखते हुए भी पाते हैं। अब उस संदिग्ध को इंट्रोगेशन रूम में रखा जाता है
और रमाकांत उसके सामने चुपचाप बैठा रहता है। वहीं बाहर दामोदर केटक से पूछता है, सर अंदर क्या कर रहे होंगे? इस पर केटक कहता है, सर कभी किसी अपराधी को मारते नहीं, बल्कि उनके पास एक ऐसे तरीके होते हैं कि अपराधी खुद सच उगल देता है। क्या पता ये आदमी भी कुछ बड़ा सच बताए। इसके बाद हम अंदर का दृश्य देखते हैं, जहां वह आदमी बुरी तरह से रो रहा होता है। वह रमाकांत से कहता है, साहब मैंने किसी को नहीं मारा, बस वो बच्ची मुझे पसंद आ गई थी। इस पर रमाकांत को तुरंत एहसास होता है ये आदमी एक पीडोफाइल है। वह बाहर आकर आदेश देता है कि उस पर बच्चे को अगवा करने का केस लगाया जाए और उसे जेल में बंद करवा दिया जाता है। तभी एक पुलिसकर्मी रमाकांत को एक और चमकाने वाली जानकारी देता है। वह बताता है, गयाबाई की हत्या के बाद रिपोर्ट में यह पाया गया था कि उसके जख्मों पर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की कॉटन रुई मिली थी, जो सामान्य से बहुत अलग थी। जब मैंने और जांच की तो पता चला कि उत्तम राव के खेतों में इसी क्वालिटी का कॉटन मिलता है। यह सुनकर रमाकांत हैरान रह जाता है और समझने की कोशिश करता है कि इन सब का क्या कनेक्शन है। इसी बीच हम देखते हैं कि उत्तम राव रुक्मणी बाई के साथ रोमांस कर रहा होता है। उसी समय वह रुक्मणी से कहता है, मुझे तेरी बहन पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं जयंत से कहूँगा कि वो मेरा धंधा संभाले। यह सुनकर रुक्मणी परेशान हो जाती है और रोने लगती है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वह माँ बनने के लिए बहुत तड़प रही है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रुक्मणी बाई जो माँ बनने की तड़प से पीड़ित है, उसे यह सुख नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद वह विशेष पूजा करने लगती है। इधर हम उत्तम राव के घर जाते हैं, जिसे फिलहाल उसकी साली सांद्र संभाल रही है। तभी शाम इंद्री वहां आती है और पंजय को कुछ पैसे देती है। यही हमें पता चलता है कि यह वही औरत है जो उस दिन बड़ी ही ध्यान से सब कुछ देख रही थी। शाम इंद्री परांजे को पैसा देकर उससे कहती है कि वह उनके देसी शराब के धंधे पर छापा न मारे। यहाँ परांजे सांद्र को चेतावनी देता है कि तुम काचू पाकू से दूर रहना, उस पर बड़े साहब की नज़र है। इस पर शाम इंद्री जवाब देती है, मुझे उससे क्या लेना देना। इसके बाद सांद्र अपनी बेटी कमली को लेकर सोने चली जाती है। हालांकि कमली को अक्सर डरावने सपने आते थे, जिससे वह ठीक से सो नहीं पाती थी। उधर रात को थाने में दामोदर के पास नवाथे आता है। वह बताता है, मैंने उन सभी मंदिरों का पता लगा लिया है जिनके बारे में रमाकांत सर ने कहा था। टोटल 11 मंदिर हैं जहाँ बड़े बड़े पत्थर गड़े हुए हैं। यह सुनकर सब नवाथे की तारीफ करते हैं। इधर सांद्र के पास एक आदमी आता है और कहता है, मैंने अपना काम कर दिया है, असर जल्दी ही देखने को मिलेगा। हमें पता चलता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि काचू पाकू है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। और यह वही शख्स है जो रात में रमाकांत के पीजी के पास गया था। सांद्र काचू पाकू को पैसे देकर कहती है, तू कुछ दिनों के लिए कहीं छिप जा, वरना पुलिस तुझे पकड़ लेगी। यह सुनकर काचू पाकू वहां से चला जाता है। अगले दिन रमाकांत दूसरी हत्या के स्थल पर पहुंचता है। वहां एक लड़का उसे बताता है, शकीला के मरने से ठीक पहले मैंने उसे यहीं देखा था, वह इमली तोड़ रही थी। रमाकांत उस जगह का मुआयना करते हुए सीन को बारीकी से समझने की कोशिश करता है। जैसे ही रमाकांत शकीला के मर्डर की जांच में आगे बढ़ता है, हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोई उसे ब्रेड खाने के लिए देता है और फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। प्रेजेंट में रमाकांत कई जगहों की जांच करता है, लेकिन उसे अभी तक कुछ भी ठोस जानकारी नहीं मिलती। फिर एक आदमी से बातचीत के दौरान उसे श्रीरंगा भरा का नाम सुनने को मिलता है। जब रमाकांत और टीम वहां से जाने लगते हैं, रमाकांत महसूस करता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वह तुरंत दामोदर से उस आदमी का पता लगाने को कहता है। जैसे ही रमाकांत कार में बैठता है, उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वह अपने काम से पीछे नहीं हटता और जांच जारी रखता है। इसके बाद हम एक टीचर को देखते हैं जो गांव में एक छोटा सा स्कूल चलाती है। वहीं सामी इंद्री अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आती है और टीचर से बातचीत करने लगती है। उसी समय टकिया नाम का एक लड़का आता है और टीचर से बात करने लगता है। हमें यह पता चलता है कि टकिया पहले एक अधूरे मर्डर के आरोप में जेल जा चुका था, लेकिन वह मुंबई जाकर हीरो बनने के सपने देख रहा है। अब हम देखते हैं कि रमाकांत श्रीरंगा के कारखाने में पहुंचता है और उससे पूछताछ करता है। श्रीरंगा बताता है, मैंने तो बस काचू पाकू के कहने पर खेत में एक विधि की थी ताकि मुझे खजाना मिल जाए, पर मैंने किसी को मारा नहीं है और न ही मुझे कोई खजाना मिला। तब रमाकांत पुलिस वाले से पूछता है, काचू पाकू
अभी तक क्यों नहीं मिला, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। श्रीरंगा यह भी खुलासा करता है, काचू पाकू ने मुझसे कहा था कि खजाना पाने के लिए खेत पर औरत का खून चढ़ाना होगा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। उधर रात के समय सामी इंद्री अपनी बेटी कमली को ढूंढने में परेशान हो जाती है, क्योंकि कमली घर से गायब हो चुकी थी। इसी समय रमाकांत जब अपने रूम में होता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वह अपने बिस्तर के नीचे देखता है तो वहां एक काले जादू का गड्ढा रखा हुआ होता है। यह देखकर रमाकांत समझ जाता है कि किसी ने उस पर काला जादू करने की कोशिश की है, और हो सकता है कि यह सब काचू पाकू का ही काम हो, क्योंकि उसने रमाकांत के रूम के पास जाते हुए देखा था। इधर सामी इंद्री अपनी बेटी कमली को आखिरकार ढूंढ लेती है, जो बैठकर कुछ ड्रॉ कर रही थी। जैसे ही सामी इंद्री उसकी ड्राइंग देखती है, वह घबराहट से आकर तुरंत उस ड्राइंग को फाड़ देती है और कमली को लेकर वहां से चली जाती है। इससे साफ पता चलता है कि कुछ तो है जिसे सामी इंद्री छिपाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि रुक्मणी बाई किसी तरह का रिचुअल यानी धार्मिक अनुष्ठान कर रही होती है, जो और भी रहस्यमय माहौल बना देता है। इस सीन के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक दूध वाले के साथ, जो अपनी साइकिल लेकर जा रहा होता है। तभी अचानक उसकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ता है और वह गिरकर पत्थर से सिर टकरा जाता है। इस हादसे में उसकी तुरंत मौत हो जाती है। इधर रमाकांत उस काले जादू वाली गुड़िया को वकड़करर को सौंपता है। वकड़करर उस घर को संभालने वाले आदमी से पूछताछ करता है जहां रमाकांत रह रहा था। वकड़कर पूछता है, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? उस आदमी का जवाब मिलता है, मैंने तो उस दिन ताला लगाया था, लेकिन जब बाद में आया तो ताला खुला हुआ था। मैं यह बात आपको बताना भूल गया था, शायद कोई गुड़िया रख गया होगा। यह सब सुनकर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। फिर ये लोग उस दूध वाले की मौत के बारे में भी चर्चा करने लगते हैं। अब कहानी एक और रोचक मोड़ लेती है। हम देखते हैं कि रमाकांत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर उसे दवाई देते हुए कहता है, आप तो बीमारी की वजह से मेरे पास आए हैं, लेकिन गांव के लोग बीमार पड़ते हैं तो सीधे तांत्रिक के पास भागते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि उन पर कोई भूत प्रेत का साया हो। यह सुनकर रमाकांत के दिमाग में कई सवाल उठने लगते हैं। दूसरी तरफ दामोदर जाकर उस दूध वाले की लाश का मुआयना करता है। उसे दूध के कनस्तर में कच्ची शराब छिपी हुई मिलती है। इससे वह समझ जाता है कि वह आदमी उत्तम राव के लिए काम करता था, क्योंकि वही कच्चे शराब का धंधा चलाता था। कुछ और लोगों से पूछताछ करने के बाद दामोदर को पता चलता है कि जानकी डेयरी नाम की जगह है जहां दूध की आड़ में कच्ची शराब का कारोबार है। यह सुनकर दामोदर के दिमाग में एक बेहतरीन प्लान आता है और वह उसे अमल में लाने के लिए कहीं निकल जाता है। अब दामोदर के अगले कदम से क्या नया खुलासा होगा? क्या रमाकांत इस जादू टोने और मर्डर की गुत्थी सुलझा पाएगा? उत्तम राव की सुनवाई के दिन एक पुलिसकर्मी रमाकांत को सूचित करता है कि उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि आज उत्तम राव की सुनवाई है। अगर उत्तम राव केस जीत जाता है तो उसे फिर से मानवत में आने की इजाजत मिल जाएगी। यह सूचना रमाकांत को चिंतित कर देती है, क्योंकि अगर उत्तम राव गांव में वापस आता है तो वह केस में और भी बाधाएं पैदा कर सकता है। दामोदर अब जानकी डेयरी की ओर बढ़ता है। वह छिपकर वहां की गतिविधियों का मुआयना करता है। उसे पता चलता है कि सांद्र डेयरी का संचालन कर रही है और कच्ची शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। सांद्र सभी मजदूरों से काम करवा रही थी और वहीं शराब की भट्टी भी जल रही थी। दामोदर ने सब कुछ ध्यान से देखा और वापस थाने लौट आया, जहां उसने हवलदारों के साथ कुछ प्लानिंग की। दूसरी ओर रमाकांत अब भी उस काले जादू वाली गुड़िया को लेकर परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गुड़िया उसके कमरे में रखी किसने और क्यों रखी। गुड़िया का रहस्य रमाकांत को बेचैन किए हुआ था। थाने में पंजे देखता है कि दामोदर और हवलदार आपस में कुछ गुप्त बातें कर रहे हैं। उसे संदेह होता है, इसलिए वह अपने वफादार हवलदार अंबादास को बुलाकर पूछता है कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। अंबादास को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, जो पंजे को और भी सतर्क कर देता है। इस बीच रमाकांत फिर से श्रीरंगा के पास आता है और उसे धमकी देकर कहता है कि वह किसी भी हाल में काचू पाकू को बुलाए। काचू पाकू को पकड़ना बेहद जरूरी है। पहले तो श्रीरंगा मना कर देता है, क्योंकि वह काचू पाकू के काले जादू से डरता है। उसे लगता है कि अगर उसने काचू पाकू के दुश्मनी मोल ली तो उसके खिलाफ तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन रमाकांत उसे जेल में डालने की धमकी देता है।
जिससे श्रीरंगा मान जाता है और काचू पाकू को बुलाने का वादा करता है। दामोदर अब अपने कांस्टेबल के साथ जानकी डेयरी पर रेड मारने का प्लान बना रहा था। वह जानता था कि अगली सुबह रमाकांत और वक्कड़करर परांजे के साथ एक मिशन पर जाएंगे और यह डेयरी पर रेड मारने का सबसे बड़ा सही मौका था। दामोदर ने अपने प्लान को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। उसके दिमाग में प्रमोशन का ख्याल था और वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। अंबादास दामोदर से मिलता है और उसे बताता है कि वह इस प्लान में उसका साथ देगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर कभी इस मामले में परांजे का नाम आता है या वह फंसता है तो दामोदर को उसे बचाना होगा। दामोदर इस शर्त को मान लेता है। अब अगली शाम को रमाकांत अपने कुछ पुलिस वालों के साथ जंगल में पहुंचता है जहाँ श्रीरंगा ने काचू पाकू को पूजा करवाने के लिए बुलाया था। काचू पाकू को पकड़ने की योजना के तहत ये सभी झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। उसी समय दूसरी तरफ दामोदर जानकी डेयरी पर रेड मारने के अपने प्लान को कांस्टेबल के साथ शेयर कर रहा था। वह उन्हें बता रहा था कि रेड के दौरान क्या करना है और कैसे डेयरी में चल रहे अवैध शराब के धंधे का पर्दाफाश करना है। रात को काचू पाकू श्रीरंगा के साथ मिलकर एक तंत्र साधना का आयोजन करता है। वह किसी प्रकार के काले जादू या रिचुअल्स का हिस्सा बन रहा था, लेकिन अचानक परांजे को एक सांप दिखाई देता है। घबरा कर वह टार्च जला देता है, जिससे काचू पाकू चौकन्ना हो जाता है और वहां से भाग निकलता है। यह देखकर रमाकांत बहुत नाराज हो जाता है और परांजे को डांटता है, क्योंकि वह एक बड़ी लीड थी जो अब हाथ से निकल चुकी थी। काचू पाकू की पकड़ में न आना पुलिस के लिए एक बड़ी असफलता थी। उधर दामोदर ने जानकी डेयरी पर सफलतापूर्वक रेड मारी और सांद्र को गिरफ्तार कर लिया। उसने सारा अवैध माल भी जब्त कर लिया। हालांकि जब वह पूछताछ करता है तो समुद्री यानी रुक्मणी बाई की बहन कहती है कि यह डेयरी उसकी नहीं है और न ही उत्तम राव की है। असल में यह धंधा केवल सांद्र चला रही थी। इसके बाद सांद्र खुद ही इस अवैध धंधे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। यह सुनकर दामोदर परेशान हो जाता है, क्योंकि उत्तम राव का नाम इसमें कहीं नहीं आया। अब वह नहीं जानता कि रमाकांत को क्या रिपोर्ट देगा। जब उत्तम राव को यह पता चलता है कि पुलिस ने उसकी अवैध शराब की भट्टी पर रेड मारी है तो वह बहुत नाराज हो जाता है। वह सामुद्री को लेकर रुक्मणी बाई से झगड़ा करता है। इसी दौरान उत्तम राव रुक्मणी को बच्चे ना होने का ताना मारता है, जो रुक्मणी को गहरा आघात देता है। रुक्मणी पहले से ही इस बात को लेकर बहुत दुखी थी और अब उत्तम राव के इस व्यवहार से उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि काचू पाकू पुलिस के हाथों से भाग निकला। इस घटना से पुलिस की काफी बदनामी होती है। पंजे बताता है कि अखबार को उत्तम राव का चचेरा भाई चलाता है और वह जानबूझकर ऐसी खबर छपवा रहा है। दामोदर बताता है कि जब उसने उस जानकी डेयरी पर रेड मारी थी तो सांद्र ने साफ कहा था कि वो परांजे को पहले ही हफ्ता दे चुके थे। यह सुनकर परांजे तुरंत इस आरोप से इनकार करता है। इस सब पर रमाकांत दामोदर से बहुत नाराज हो जाता है। वह दामोदर से पूछता है कि उसे बिना उसकी अनुमति के रेड मारने का आदेश किसने दिया। रमाकांत को चिंता है कि अब उत्तम राव और भी सतर्क हो जाएगा, क्योंकि सांद्र ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। इसका मतलब यह है कि उत्तम राव कानूनी तौर पर खुद को निर्दोष साबित कर सकता है। अब पुलिस की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं जब एक और पुलिस वाला आकर बताता है कि वे केस हार चुके हैं। इसका मतलब है कि उत्तम राव अब अपनी पत्नी रुक्मणी बाई के साथ मानवत की कोठी में वापस आ जाएगा। यह खबर रमाकांत और उसकी टीम के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि अब उत्तम राव खुलेआम अपने अवैध धंधों को चला सकता है और उन्हें रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ उत्तम राव रुक्मणी बाई की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं, रुक्मणी बाई तुरंत अपने आंगन के पीपल के पेड़ की पूजा करने लगती है। इस दृश्य के साथ ही एपिसोड 3 समाप्त होता है और एपिसोड 4 की शुरुआत में वही पत्रकार रमाकांत उत्तम राव से मिलते हैं जो क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को छापते हैं। वे उत्तम राव को सलाह देते हैं कि उन्हें भविष्य के बारे में और सोचने की जरूरत है, क्योंकि अभी कई लोग पकड़ने बाकी हैं। उधर उत्तम राव और सामिद्री पंचांग इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। इसी बीच थाने में रमाकांत उन पत्थर वाले देवता के बारे में बात कर रहे हैं जिनके आसपास कई लाशें मिली हैं, इसलिए उनका पता लगाना बेहद जरूरी है। तभी दामोदर आकर बताता है कि जिस आदमी की पहचान आपने मुझे बताई थी उसका नाम शंकर है और वह
हर जगह आ रहा है। जहां जहां हम छानबीन कर रहे हैं। इस सूचना के बाद रमाकांत सीधे नवाथे के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें शंकर पर नजर रखनी है। नवाथे को गांव वालों के बीच रहकर इस काम को अंजाम देना होगा और वह वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी नवाथे को परांजे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि सर ने उससे क्या कहा, पर नवाथे चुपचाप रहता है। इसी बीच अंबादास रमाकांत से मिलने आता है और उसे एक महत्वपूर्ण पत्र देने वाला होता है। लेकिन जब उसे परांजे का वहां होना नजर आता है, वह चुपचाप पत्र को अपनी जेब में रख लेता है। यह संकेत देता है कि उस पत्र में कुछ छिपा हुआ है। फिर तुकिया टीचर के साथ बातचीत करते हुए एक युवक हीरो बनने की अपनी चाहत व्यक्त करता है। वह बताता है कि जो काम वह कर रहा है वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बीच हमें अतीत में एक महिला दिखाई देती है जो पानी भर रही होती है। तभी कोई व्यक्ति उसे आकर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर देता है। इस तरह कहानी में रहस्य और रोमांच की परतें और भी गहराई में जाती हैं। एक रहस्यमयी कहानी में हमें यह पता चलता है कि यह तीसरी हत्या है। वर्तमान में पुलिस की टीम एक रिपोर्ट पढ़ रही है जिसमें सबसे अजीब बात यह सामने आती है कि पहले 2 छोटे बच्चों को मारा गया था, लेकिन इस बार एक 35 वर्षीय महिला की हत्या की गई है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकाला गया है, जो काफ़ी विचित्र बात है। इसके बाद वे चौथे शिकार के क्राइम स्पॉट की ओर बढ़ते हैं। इस बीच नवाथे शंकर का पता लगाकर उस पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें अतीत में चौथी शिकार नजीमा का दृश्य दिखाई देता है, जिसे एक व्यक्ति लिफ्ट देता है और बाद में उसकी हत्या कर देता है। वर्तमान में एक पुलिस अधिकारी बताता है कि नजीमा की हत्या भी उसी तरीके से की गई थी जैसे कि पहले के मर्डर में, लेकिन इस बार सबसे डरावनी बात यह थी कि नजीमा की गर्दन गायब थी और यहाँ तक कि उसकी छाती का मांस भी निकाल लिया गया था। यह सुनकर रमाकांत के होश उड़ जाते हैं कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि रमाकांत पर शंकर नजर रखे हुए है और नवाथे भी उसकी निगरानी कर रहा है। रमाकांत यह अनुमान लगाता है कि जो भी मर्डर पत्थरों के पास हुए हैं वे शायद किसी रिचुअल से जुड़े हुए हैं जो किसी खजाने की तलाश में किया जा रहा है। इसके बाद हमें शंकर का दृश्य मिलता है जो मंदिर पर जाकर लंबे समय तक हाथ जोड़े खड़ा रहता है और नवाथे उसकी गतिविधियों पर ध्यान देता है। उधर उत्तम राव अपनी माँ को खाना खिला रहे होते हैं और बातचीत के दौरान रमाकांत का जिक्र होता है। उनकी माँ कहती है उसे मरवा दो। यह सुनकर उत्तम राव उन्हें चुप करवा देते हैं। इसी बीच पंजय को उसके ट्रांसफर का पत्र मिल जाता है जिसके बारे में वह रमाकांत से चर्चा करता है और कहता है कि भले ही उसका ट्रांसफर हो रहा हो लेकिन उसने कभी भी खूनी का साथ नहीं दिया। तभी उत्तम राव का फोन आता है और रमाकांत को अपने घर बुलाते हैं। रमाकांत तुरंत उत्तम राव के घर पहुंचता है जहां वह देखता है कि पीपल के पेड़ की पूजा की गई है। फिर उत्तम राव आकर कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करते हैं जो इस जटिल मामले में नया मोड़ लाने वाली है। उत्तम राव आज एक छोटी सी पूजा का आयोजन करते हैं और वे रमाकांत को प्रसाद देने आते हैं। पहले तो रमाकांत इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, लेकिन रुक्मणी बाई के कहने पर वह आखिरकार प्रसाद ले लेता है। उत्तम राव फिर गंभीरता से कहते हैं, साहब आप किसी भी तरह से खूनी को पकड़िए क्योंकि लोग हमें ही अपराधी समझने लगे हैं और इससे हमारा नाम भी खराब हो रहा है। इसी बीच बकटकरर पुलिस के साथ मिलकर काचू पाकू के अड्डे पर पहुंच जाता है और उसे पकड़कर थाने लाने लगता है। थाने में रमाकांत के पास समम दास आता है जो उसे एक पत्र सौंपना चाहता है। वह बताता है, सर यह पत्र 2 मर्डर के बाद आया था, लेकिन उस समय पंजय सर ने इसे मजाक समझ मुझे इससे जलाने के लिए कहा था। मैंने इसे अपने पास ही रख लिया, शायद यह आपके काम आए। जब रमाकांत उस पत्र को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि अभी तो 2 भयानक घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है और यह मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। साथ ही पत्र में एक अजीब सा मंत्र भी लिखा होता है जिसे पढ़कर रमाकांत यह समझ जाता है कि यह मंत्र उत्तम राव की माँ ने भी बड़बड़ाया था। फिर काचू पाकू को पूरे गांव में घसीटते हुए थाने लाया जाता है। वहां रमाकांत भी गुड़िया के साथ थाने पहुंचता है क्योंकि उसके मन में भी कई सवाल थे। थाने पहुंचकर रमाकांत सबको कहता है काचू पाकू को फिलहाल
के लिए अंदर ही रहने दो, मैं उससे आराम से बात करूंगा। इस बीच हम शंकर को देखते हैं जो शराब खरीदने आता है, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं होते, इसलिए वह शराब नहीं ले पाता। थोड़ी देर बाद वह चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी ओर काचू पाकू कमरे में परेशान होकर बैठे होते हैं। जंगल में शंकर अचानक रोने लगता है और उसी समय नवाथे आता है जो उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए शराब भी ऑफर करता है। पहले तो शंकर मना कर देता है, लेकिन फिर वह शराब पीने के लिए राजी हो जाता है। शंकर कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि इसी शराब के चलते गांव में इतने खून हुए हैं, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाता क्योंकि शराब के नशे में ही बेहोश हो जाता है। इस बीच थाने में काचू पाकू डर के मारे दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन वहां कोई भी पुलिस वाला उसकी ओर ध्यान नहीं देता। इस तनावपूर्ण स्थिति के साथ ही एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों, यह सीरीज और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है क्योंकि जिसमें खूनी का पता लगाते लगाते पुलिस भी परेशान हो चुकी है। हालांकि अंत में खूनी का खुलासा हो जाता है। अब वह खूनी कौन है यह आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में पार्ट 2 लिखें। हम कल ही सारे एपिसोड का विस्तार से ब्यौरा देंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी मर्डर मिस्ट्रीज मूवीज़ और वेब सीरीज़ लाते रहते हैं। इसके अलावा अगर हाल ही में आप एक शानदार मूवी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मज़ेदार मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।